फिर कहानी में एंट्री होती है अलाउद्दीन खिलजी की, जलालुद्दीन का भतीजा भी और दामाद भी। हाँ, अली गुरशास्प उसका असल नाम। सुना है बहुत ऊंचे ख्वाब देखता था ये बंदा। बेइंतहा महत्वाकांक्षी। खुद को कहता था सिकंदर सानी, मतलब दूसरा सिकंदर। अच्छा। हाँ, और उसमें इतना सब्र कहाँ था कि अपने बूढ़े चाचा के मतलब स्वाभाविक मौत का इंतजार करता। तो उसने इंतजार नहीं किया? नहीं, 1296 में उसने दक्षिण में देवगिरी पर, जो आज महाराष्ट्र में है, एक जबरदस्त कामयाब हमला किया। वहां से बहुत दौलत लूटी होगी। बेहिसाब खजाना। और फिर उसी खजाने का लालच दिया जलालुद्दीन को। कैसे? उसे दिखाने के बहाने कड़ा बुलाया, जो इलाहाबाद के पास है, और वहीं धोखे से कत्ल करवा दिया। अरे बाप रे। हाँ, और फिर सीधा दिल्ली जाकर तख्त पर बैठ गया। मुल्तान में जलालुद्दीन के बेटों ने विद्रोह किया तो उनको भी हराया। ये घटना अलाउद्दीन की फितरत साफ दिखाती है, उसकी क्रूरता और उसकी महत्वाकांक्षा। और यही रवैया उसके पूरे शासनकाल में दिखा होगा फिर? बिल्कुल, विरोधियों को कुचलने में उसने कोई नरमी नहीं बरती। तो तख्त पर बैठते ही उसने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाए? जाहिर है दुश्मन तो बहुत बन गए होंगे। दुश्मन भी और डर भी। उसने किसी को बख्शा नहीं। जिन अमीरों पर विद्रोह या साजिश का जरा सा भी शक हुआ, उनकी जमीनें वगैरह जब्त। हाँ, जायदाद जब्त, परिवारों को सजाएं। कहते हैं बड़े बड़े अमीरों को सड़कों पर ला दिया था। और वो शराब पर पाबंदी? और दावतों पर रोक। हाँ, शराब की बिक्री बंद करवा दी। अमीरों की बड़ी दावतों, यहाँ तक कि बिना इजाजत शादियों पर भी नजर रखी। उसे लगता था ऐसी महफिलों में ही सुल्तान के खिलाफ साजिशें होती हैं। और जासूसी का भी जिक्र आता है। एक पूरा नेटवर्क बनाया था उसने। एक जबरदस्त खुफिया सिस्टम। कहते हैं उसमें बच्चों तक को इस्तेमाल किया गया। अच्छा। मकसद साफ था, सल्तनत के कोने कोने की खबर, हर छोटी बड़ी बात उस तक पहुंचती रहे। वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। मतलब वो पुरानी वाली अस्थिरता नहीं चाहता था, जहां आए दिन तख्ता पलट हो रहे थे। बिल्कुल, वो एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड हुकूमत चाहता था, और इसी के लिए उसने अपनी फौज में भी बड़े बदलाव किए। हाँ, उसके सैन्य सुधारों की बहुत बात होती है। शायद इसीलिए वो इतने बड़े हमले कर पाया। सही पकड़े। उसके सैन्य सुधार तो कमाल के थे, और शायद उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज भी। क्या थे वो सुधार? सबसे पहले दिल्ली में एक विशाल स्थायी सेना रखी, स्टैंडिंग आर्मी। स्थायी सेना मतलब वो फौज जिसका खर्च, जिसका वेतन सीधा सुल्तान देता था, न कि जागीरदार या इख्तिदार। अच्छा, तो इससे अमीरों पर उसकी निर्भरता कम हो गई होगी। बिल्कुल, फौज सीधे सुल्तान के प्रति वफादार। और सैनिकों को तनख्वाह कैसे मिलती थी? जमीन के बजाय नगद वेतन, कैश में। ये बहुत बड़ा बदलाव था। नगद वेतन, ये तो वाकई बड़ा कदम था। और वो दाग प्रथा, वो क्या थी? वो घोड़ों के लिए थी। घोड़ों को एक खास निशान से दागा जाता था। क्यों? ताकि पक्का हो सके कि सेना में बढ़िया नस्ल के घोड़े ही इस्तेमाल हों, और कोई सैनिक धोखा ना कर सके, जैसे घटिया घोड़ा दिखाकर या एक ही घोड़े को बार बार पेश करके तनख्वाह लेना। ये सीधा सेना की लड़ने की ताकत से जुड़ा था। समझ गया। और हुलिया या चेहरा प्रथा? हाँ, वो सैनिकों के लिए थी। हर सैनिक का पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाता था। उसका कद कैसा है, रंग कैसा है, कोई खास निशान है या नहीं, ये सब। मतलब फर्जीवाड़ा रोकने के लिए? हाँ, ताकि फर्जी सैनिक भर्ती ना हो और सही आदमी को ही तनख्वाह मिले। इसके साथ ही उसने पहली बार जमीन की व्यवस्थित पैमाइश करवाई, नापजोक करवाई। लगान तय करने के लिए? हाँ, ताकि रेवेन्यू सही ढंग से तय हो सके। ये सारे कदम मतलब उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी थे और अलाउद्दीन की फौजी ताकत की बुनियाद बने। और इसी मजबूत फौजी ताकत के दम पर उसने फिर उत्तर भारत में उन राज्यों को निशाना बनाया जो अब तक दिल्ली सल्तनत को चुनौती देते आ रहे थे। गुजरात से शुरुआत करें। अरब से बढ़िया घोड़े वहीं से आते थे, जो सेना के लिए बहुत जरूरी थे, क्योंकि मध्य एशिया वाले रास्ते पर तो मंगोलों का कब्जा था। तो हमला कैसे हुआ? क्या हुआ वहां? सेना जैसलमेर के रास्ते गई। वहां भी साका और जौहर का जिक्र मिलता है। वैसे गुजरात का शासक था रायकरण। वो बिना लड़े ही भाग गया। कहाँ? दक्षिण में देवगिरी के यादवों के पास चला गया। फिर सल्तनत की सेना ने अनीलवाड़ा मतलब पाटन और मशहूर सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ को फिर से लूटा? हाँ, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि खंबात यानी कैम्बे में उन्होंने मुस्लिम व्यापारियों तक को नहीं बख्शा, उन्हें भी लूटा। और यहीं पर मलिक काफूर मिला था उसे? बिल्कुल, मलिक काफूर एक हिजरा दास था। उसे वहीं खंबात से पकड़ा गया। कहते हैं 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसीलिए 1000 दिनारी कहते हैं। हाँ, इसीलिए। और ये बंदा बाद में अलाउद्दीन का सबसे खास सेनापति बना।
दक्षिण भारत की विजय में तो उसी का हाथ था। अच्छा। गुजरात के बाद रणथंभौर का नंबर आया 1301 में। वहां क्या मामला था? हाँ, रणथंभौर मामला जोड़ा था गुजरात अभियान से ही। कैसे? कुछ मंगोल सैनिक जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, मतलब नव मुसलमान थे, वो गुजरात से लौटते वक्त लूट के माल के बंटवारे पर बगावत करके भाग निकले और कहाँ गए? रणथंभौर के राजा हम्मीर देव चौहान की पनाह में चले गए। तो हम्मीर देव ने पनाह दे दी? हाँ, और जब अलाउद्दीन उन्हें वापस मांगा तो हम्मीर देव ने साफ इनकार कर दिया। हाँ। अब ये अलाउद्दीन के लिए सीधी चुनौती थी, अपनी सत्ता को चुनौती। तो उसने फौरन हमला किया होगा? किया, लेकिन पहली कोशिश नाकाम रही। सल्तनत की सेना हार गई। अच्छा। फिर तब अलाउद्दीन खुद एक बड़ी फौज लेकर पहुंचा और किले का करीब 3 महीने तक घेरा डाले रखा। बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, आखिरकार किला फतेह हुआ। और इसी जंग के सिलसिले में पहली बार साका और जौहर का साफ जिक्र मिलता है ना? हाँ बिल्कुल। साका यानी राजपूत मर्दों का केसरिया बाना पहनकर आखिरी दम तक लड़ना, और जौहर यानी औरतों का दुश्मन के हाथ पड़ने से बचने के लिए आग में कूदकर जान दे देना। ये साका और जौहर मतलब कितनी भयानक रस्में थी हैं। इनकी वजह क्या रही होगी? बार बार सुनते हैं इनके बारे में। देखिए, इतिहासकार एक संभावित वजह मंगोलों की युद्ध नीति को मानते हैं। मंगोल जो थे ना, वो संपूर्ण युद्ध करते थे, टोटल वॉर जिसे कहते हैं। मतलब वो सिर्फ दुश्मन की फौज से नहीं लड़ते थे, वो शहरों को पूरी तरह तबाह कर देते थे। आम नागरिकों को, औरतों, बच्चों तक को नहीं छोड़ते थे, मार डालते थे या गुलाम बना लेते थे। बहुत वहशीपन था। हाँ, तो शायद इसी वहशीपन के डर से जब हार निश्चित दिखती थी तो राजपूत अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ते थे और औरतें जौहर कर लेती थी ताकि दुश्मन के हाथों बेइज्जती और गुलामी से बच सकें। ये उस दौर की एक क्रूर सच्चाई थी। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, रणथंभौर के बाद अगला बड़ा निशाना चित्तौड़, मेवाड़ की राजधानी, 1303 में। इसका क्या महत्व था? चित्तौड़ सामरिक नजरिए से बहुत अहम था। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, गुजरात और मालवा जाने वाले रास्ते पर पड़ता था, तो इसे जीते बिना उत्तर भारत पर पूरी पकड़ बनाना मुश्किल था। यहाँ के शासक राणा रतन सिंह थे। हाँ, और यहाँ भी करीब 6 महीने का लंबा घेरा चला। उसके बाद किला फतह हुआ। और यहीं से वो रानी पद्मिनी वाली कहानी जुड़ती है, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में लिखा कि अलाउद्दीन तो रानी की खूबसूरती पर फिदा होकर आया था। हाँ, ये कहानी बहुत मशहूर है, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पद्मावत हमले के लगभग 250 साल बाद लिखी गई, 16वीं सदी में, और ये एक सूफी महाकाव्य है। मतलब ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। ज्यादातर इतिहासकार इसे साहित्यिक रचना मानते हैं, इतिहास नहीं। स्रोत में तो इसकी तुलना आज की फैंटेसी कहानियों जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से की गई है। अरे हाँ, हमले की असली वजह चित्तौड़ का सामरिक और आर्थिक महत्व था। वो लोकेशन थी, ना कि किसी रानी की खूबसूरती। तो क्या रानी पद्मिनी सच में थी ही नहीं, या जौहर नहीं हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं है। अकादमिक स्रोत मानते हैं कि राणा रतन सिंह की एक रानी पद्मिनी थी और चित्तौड़ में उनकी अगुवाई में जौहर भी हुआ था। ये सच है। अच्छा। लेकिन वो हमले की वजह नहीं थी। यहाँ भी साका और जौहर हुआ। ये भी सच है कि करीब 30 साल बाद मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने चित्तौड़ पर दोबारा कब्जा कर लिया था। चित्तौड़ के बाद अलाउद्दीन रुका नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1305 में मालवा को जीता, वहां परमार वंश को हराया, फिर उसका ध्यान गया पश्चिम राजस्थान की तरफ। उधर कौन से राज्य थे? 1308 में सिवाना और 1311 में जालौर पर कब्जा किया। जालौर में कान्हड़ देव चौहान ने बहुत तगड़ी टक्कर दी थी, लेकिन लंबे घेरे के बाद वो भी हार गए। तो इन जीतों के बाद उसने क्या किया? पूरे राजस्थान पर कब्जा हो गया? एक तरह से हाँ। उसने अजमेर, नागौर जैसे अहम शहरों में अपनी चौकियां बना ली, अपना कंट्रोल मजबूत किया। क्या उसने हर जगह पुराने राजाओं को हटा दिया या कुछ को राज करने दिया? नहीं, हर जगह हटाया नहीं। कुछ जगहों पर, खासकर छोटे राज्यों में, पुराने शासकों को अपने अधीन राज करने दिया। शर्त ये थी कि वो सल्तनत की अधीनता माने और टैक्स या नजराना भेजते रहें। लेकिन रणथंभौर और मेवाड़ जैसे बड़े राज्यों में? वहां नहीं, वहां उसने सीधा अपना नियंत्रण रखा। कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था वो। तो ये जो उत्तर भारत के अभियान थे अलाउद्दीन के, ये उसकी ताकत के अलावा और क्या दिखाते हैं? ये अभियान उसकी फौजी ताकत और बेरहमी तो दिखाते ही हैं, जैसे सोमनाथ का विध्वंस या विद्रोहियों से सख्ती, लेकिन साथ ही उसकी गहरी रणनीतिक सोच को भी दिखाते हैं। रणनीतिक सोच कैसे? देखिए, गुजरात, मालवा, राजस्थान,
ये वो इलाके थे जो पहले दिल्ली के सुल्तानों को लगातार चुनौती देते रहते थे। जी। इन पर कब्जा करना सल्तनत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इससे सल्तनत की तिजोरी भी भरी और उसकी सैन्य पहुंच भी बहुत बढ़ गई। लेकिन इन सब के बीच वो मंगोलों का खतरा, वो तो लगातार बना हुआ था ना, उसका क्या हुआ? हाँ, वो खतरा तो हमेशा मंडराता रहता था और अलाउद्दीन ने उसका सामना कैसे किया, ये उसकी एक और जबरदस्त कामयाबी थी, जिसे कई बार लोग उतना महत्व नहीं देते। क्या किया उसने? उसके शासनकाल में मंगोलों ने कई बड़े हमले किए। चगाताई खानत के मंगोल नेता थे, जैसे सल्दी, कुतलुक ख्वाजा, बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आए वो लोग। दिल्ली तक पहुंच गए थे क्या? हाँ, कई बार तो दिल्ली के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए, लेकिन हर बार अलाउद्दीन की जो तैयार और अनुशासित स्थायी सेना थी ना, हाँ। उसने उन्हें बुरी तरह हराया, दिल्ली को लूटपाट से बचा लिया। तो ये उसके सैन्य सुधारों की असली परीक्षा थी। बिल्कुल, और वो इस परीक्षा में पूरी तरह कामयाब रहा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि खिलजियों के दौर में ही, मतलब अलाउद्दीन के वक्त में, दिल्ली सल्तनत अपने चरम पर थी क्षेत्रफल के लिहाज से? देखिए, क्षेत्रफल के लिहाज से अगर देखें तो सल्तनत का सबसे ज्यादा विस्तार शायद तुगलक वंश के समय हुआ, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में, जब फौजें सुदूर दक्षिण तक पहुंच गई थीं। अच्छा। लेकिन उस विस्तार की नींव अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखी थी। उत्तर भारत को मजबूती से सल्तनत के कब्जे में लाकर और मंगोलों के खतरे को रोककर उसने ही आगे के विस्तार का रास्ता साफ किया था। समझ गया। तो आज हमने देखा कि कैसे खिलजी वंश, और उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी ने महज 2 दशक के अपने शासन में, बिल्कुल, 1296 से 1316, दिल्ली सल्तनत को बुलंदी पर पहुंचा दिया। हाँ, उसके सैन्य सुधार, उत्तर भारत की विजय, मंगोलों से सफल बचाव, ये सब उसे सल्तनत काल के सबसे ताकतवर और असरदार सुल्तानों में से एक बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अलाउद्दीन के तौर तरीके यकीनन बहुत सख्त थे, क्रूर थे। हाँ, वो तो थे। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसने इतना ताकतवर, इतना केंद्रीकृत राज कायम न किया होता, जो उस दौर में मध्य एशिया और बाकी जगहों पर तबाही मचा रहे मंगोलों का मुकाबला कर सका, तो भारत का नक्शा आज कैसा होता? क्या मंगोल यहाँ भी वैसी ही बर्बादी ला पाते जैसी उन्होंने और जगहों पर लाई? ये इतिहास का एक पेचीदा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। वाकई सोचने वाली बात है। और हाँ, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के अभियान और उसकी मशहूर बाजार नियंत्रण नीतियाँ वो भी कम दिलचस्प नहीं है। उन पर भी आगे बात हो सकती है।